अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकवी। कल नए कायदे-ए-ऐवान यानी प्राइम मिनिस्टर खाकान अब्बासी साहब ने हलफ उठाया। आज काबीना ने हलफ उठाना था, लेकिन मशावरत के बाद भी अभी तक नामों पर जो है वो शायद कोई डिसीजन नहीं हुआ है। गो कि आज प्राइम मिनिस्टर ने मीडिया से गुफ्तगू भी की और उन्होंने कहा कि पॉलिसियों का तसलसल रहेगा। जो मंसूबे नवाज शरीफ साहब ने जिनका आगाज़ किया था उन्हें तेज़ी से हम पाए तकमील तक पहुँचाएंगे और 1-2 दिन के अंदर नई काबीना जो है वो भी हलफ उठा लेगी। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जिसका जिक्र कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने पार्लियामेंट के बाहर भी किया था कि सिर्फ चेहरा बदला है और असल डिसीशंस जो हैं वो कहीं और होंगे, यानी नवाज शरीफ साहब खुद लेंगे। इस बात का बरमला जो जिसे कहते हैं कि एक्सेप्ट कर लेना मरीम नवाज साहिबा की अगर आप ट्वीट देख लें तो उन्होंने भी यही कहा कि एक्चुअल प्राइम मिनिस्टर जो है वो तो नवाज शरीफ साहब रहेंगे। आज गवर्नर सिंध ने भी यही बात कही कि असली वजीर आज़म जो हैं वो नवाज शरीफ हैं और उनकी जगह खाकान अब्बासी साहब काम करने आए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो दीगर पिटिशनर्स थे पनामा पेपर्स के हवाले से जो नवाज शरीफ साहब के लिए गो नवाज गो की मुहिम चला रहे थे, उनको ये कबूल होगा या नहीं? क्या उन्होंने एक्चुअली ये सब कुछ सोचा था कि इफ़ जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती थी कि भले ही नवाज शरीफ साहब चले जाएं, स्टेप डाउन हो जाएं, कोई दूसरा कायदे ऐवान आ जाए, कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर बन जाए, लेकिन असेंबलियों को अपनी जो मुद्दत है वो पूरी करनी चाहिए। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे, पहले लेते हैं ब्रेक। आज के पसे पर्दा में हम फोकस रखेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की अब जो सियासत रहेगी, जाहिर है कि नवाज शरीफ साहब पीछे हैं और जिसका बरमला इजहार उनके पार्टी के रहनुमा कर रहे हैं कि असली वजीर आज़म तो अभी भी नवाज शरीफ हैं, लेकिन उनकी जगह काम करने खाकान अब्बासी साहब आए हैं। क्या ये बात कबूल होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जमात इस्लामी को और शेख रशीद साहब को, जो कि पहले ही कह चुके हैं कि ये इनको चाहिए था कि एक स्टेपनी वजीर आज़म जो उनका मुलाजिम हो वो उनको मिल गया है। इस नशिस्त में बात करने के लिए आज हमने दावत दी है। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ फरमा है रसूल बख्श रईस साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सीनियर तज्ज़िया निगार हैं। हमें ज्वाइन किया है लाहौर से सज्जाद मीर साहब ने, सीनियर तज्ज़िया निगार। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आमिर गौरी अगेन सीनियर एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं लंदन से। आपका भी बहुत शुक्रिया। रसूल बख्श रईस साहब, आप इस्लामाबाद में बैठे हैं जहाँ पर काबीना के हवाले से मरी में एक मुलाकात भी हुई, मशावरत भी हुई। क्या आप समझते हैं कि जब सब कुछ नवाज शरीफ साहब रन कर रहे हैं तो काबीना में किसी रद्दोबदल की ज़रूरत नहीं है, या आप समझते हैं कि होगी एंड ही वाज नॉट हैप्पी विद द प्रीवियस कैबिनेट, या वो काबीना चाहिए है जो कि खाकान अब्बासी साहब को सुने भी और समझे कि सीनियरिटी वाइज अब सब सेम हो? मेरा ख्याल ये है कि जो आपने पहले शुरू में सवाल उठाया था कि सिर्फ वज़ीर आज़म तब्दील हुए हैं, लेकिन असल में जो ताकत है वो नवाज शरीफ साहब के पास होगी। ये पार्लिमानी निज़ाम को समझने की ज़रूरत है। पार्लिमानी निज़ाम में फ़ैसले वज़ीर आज़म नहीं करता बल्कि काबीना करती है और काबीना के पीछे पार्टी होती है, पॉलिसियाँ होती हैं। जो इस वक्त तब्दीली आई है ये सियासी तब्दीली बड़ी नहीं है, ये सिर्फ वज़ीर आज़म एक पार्टी का तब्दील हुआ है। इसीलिए उसी पार्टी की पॉलिसियाँ, उसी पार्टी के मंसूबे, उसी पार्टी की तरजीहात और जो फैसले हैं वो खाकान अब्बासी साहब नहीं करेंगे, काबीना करेगी और काबीना के पीछे जो पार्टी की क़यादत है वही करेगी। अब ये मशावरत का होना एक फितरी अमर है, ये कोई गैर मामूली बात नहीं है कि अगर मशावरत होती है, मशावरत होगी और उसमें ज़ाहिर है कि फ़ैसले काबीना के पहले जो सीनियर मेंबर्स हैं, अरकान हैं, वो करेंगे। नवाज शरीफ का किरदार भी उसी तरीके से रहेगा। तो मैं नहीं समझता कि अगर तवक्को ये थी कि पॉलिसियाँ हमारी खारजा पॉलिसी तब्दील होगी, इक़्तिसादी पॉलिसियाँ तब्दील होगी, दाखिली पॉलिसियाँ तब्दील होगी, कोई चीज़ तब्दील नहीं होनी, ना होनी चाहिए, बल्कि उनमें तसलसल की ज़रूरत है। अच्छा, जाहिर है कि पॉलिसीज़ इतनी जल्दी वैसे भी तब्दील नहीं होती और फॉरेन पॉलिसी तो खैर बिल्कुल तब्दील नहीं होगी, लेकिन हैविंग सेड दैट जब चेहरा चेंज होता है कुछ ना कुछ तब्दीली ज़रूर आती है मीर साहब, और शायद गवर्नेंस के तरीक़ाकार में, एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के तरीक़ाकार में ज़रूर आती है। रईस साहब जो फरमा रहे हैं पार्लिमानी निज़ाम
मासरत के साथ कि ये पार्लिमानी निज़ाम हमारा तो बड़ा मुख्तलिफ नज़र आया है। जैसे खुद भी कह रहे हैं कि पार्टी काबीना होती है और काबीना के पीछे ज़ाहिर है एक पार्टी की पॉलिसी होती है, जिस पार्टी जो ट्रेजरी बेंचेस पर बैठती है, लेकिन हमारे यहाँ तो फ़र्द वाहिद की सियासत ज़्यादा नज़र आती है, ख्वाह वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हो, पीपल्स पार्टी हो, हमने पिछला दौर भी पूरा देखा है। ये सब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि अपोजिशन के तौर पर ज़रा ज़्यादा वो नज़र आए हैं गो नवाज गो में, उनको कबूल होगा? देखें, वो अब कबूल करें ना करें, उनको इस सिचुएशन को पहले असेस कर लेना चाहिए था। और ये खुशी की बात है, उस वक्त हमारे रईस साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि पार्लियामानी निज़ाम में ऐसा होता है। खुशी की बात यह है कि पार्टी टूटी नहीं है। खुशी की बात यह है कि वो अपनी लीडरशिप के पीछे खड़ी है। खुशी की बात यह है कि उनकी लीडरशिप फैसले कर रही है। अच्छा, अगर उनको अंदाज़ा था कि नवाज शरीफ चूँकि उनका टारगेट है वो हट जाएगा और पार्टी धराम से गिर जाएगी, या कोई अनहोनी फोर्सेस आके वो जो एम्पायर की उंगली खड़ी किया करते हैं तो उनके ज़रिए से तितर बितर कर दी जाएगी, अगर वो नहीं हुआ तो उनको मायूसी हुई होगी। अगर वो चाहते हैं, अब उन्होंने टारगेट बनाना शुरू किया नए वज़ीर आज़म को, कभी LNG का बात करते हैं, कभी कहते हैं वो स्टपनी वज़ीर आज़म है, कभी कुछ करते हैं, लेकिन इस बात की दाद देनी चाहिए कि ही इज़ अ लॉयलिस्ट। इस बात की दाद देनी चाहिए कि पार्टी अपने लीडर के पीछे कायम है। देखिए, आपने नाम लिया पीपल्स पार्टी का, मुस्लिम लीग का, तहरीक इंसाफ से अगर इमरान खान निकाल दिया जाए तो बाकी क्या बचता है? मुस्लिम लीग नून में या पीपल्स पार्टी में तो कुछ बच जाएगा, लेकिन तहरीक इंसाफ में तो कुछ भी नहीं बचता। तो इस लिहाज से इस बात को मैं पॉजिटिव गिनता हूं, और जब तक इस तरह का पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता रहेगा, जब तक पार्टी को तोड़ने की कोई कोशिश होती नजर नहीं आएगी, जब तक उसके लोग लॉयल रहेंगे अपनी पार्टी के साथ और क़यादत के साथ, उस वक्त तक मुझे जमहूरियत को कोई खतरा नजर नहीं आएगा। और अगर वो एक कंटिन्यूएशन है उनकी पॉलिसियों की जो मुस्लिम लीग नून की है, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अच्छा, यानी कि चलिए आप इसको ज़ाहिर पॉजिटिव ही देख रहे हैं, विच इज़ गुड, बिकॉज कयास आराइयाँ जो है वो बहुत हो रही थी कि शायद पार्टी ख़त्म हो जाएगी, एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, और बहुत सारे लोग नाराज़ भी हैं, और बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। हम इसके ऊपर भी ज़रा आप लोगों से ज़रूर बात करेंगे। आमिर गौरी साहब, जैसे मीर साहब ने कहा कि देखें वो खुश हो, अपोजिशन जमातें ना हो, शायद उन्होंने ये इस तरह से नहीं सोचा हो, लेकिन अब तक जो रविश रही है हमारे यहाँ अपोजिशन की, खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और जैसे कि वो अब्बासी साहब को भी जो है घसीट रहे हैं LNG वाले केस में, खुद शेख रशीद साहब भी कह चुके हैं, फिर हुदैबिया पेपर मिल्स के हवाले से भी कहा जा रहा है, जाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब भी जब बन जाएंगे, क्योंकि ये अबूरी प्लेस के लिए आए हैं। सो यू थिंक ये सफ़र इतना आसान रहने वाला नहीं है अपोजिशन जमातों की तरफ से फॉर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज द रिमेनिंग टेन्योर? नादिया, देखें, हमने देखा है पिछले 4 साल में कि पाकिस्तान की अपोजिशन की जो पॉलिटिक्स है वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स नहीं है, वो स्ट्रीट पॉलिटिक्स है। इमरान खान जो है उन्होंने अपने कॉन्डक्ट से ये प्रूव किया है कि उनको पार्लियामेंट में किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए शायद वो कल वोट डालने भी नहीं आए उस शख्स को जिसको उन्होंने खुद नॉमिनेट किया था। एक तरफ तो उनके लिए एम्बेरसमेंट है कि टोटल वोट जो उनको पड़े हैं वो 33 ही पड़े हैं, 33 ही उनके मेंबर हैं, कुछ मेंबर नहीं आए थे। इसका मतलब है कोई एक दो लोगों ने उनको वोट और डाले होंगे, जिसमें शेख रशीद खुद शामिल हैं, इसलिए एक वोट उनका डल गया। तो एक तो उनको झुंझलाहट है कि जो कुछ हम अचीव करना चाहते थे वो नहीं हुआ। दूसरी तरफ से जिस वक्त ये कहते हैं कि शायद खाकान अब्बासी, जिस उन्होंने कहा है प्राइम मिनिस्टर जो बने हैं, कि पॉलिसियां जो है वो जारी रहेंगी। देखिए, ये जरूरी इसलिए भी है कि एक तो पब्लिक पॉस्चरिंग है पाकिस्तान के अंदर, एक मैसेज देना है उनको दुनिया के अंदर। जो हमने फौरी तौर पे देखा कि जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हैं, जब उनकी तरफ से वार्निंग्स आई, उससे पहले IMF की वार्निंग थी। अगर आप दुनिया के अखबारात उठा के देखें, जो मीडिया है जापान से लेके अमेरिका तक, वहां पर इस फैसले का क्रिटिसिज्म है, नवाज शरीफ के जाने का क्रिटिसिज्म है, लेकिन साथ ही जमहूरियत के तसलसल की तारीफ है। तो उसमें उनको इस तरह लगता है कि एक इलेक्शन जो मतलब मुश्किल से अब 10 महीने दूर रह गया है, अगर हमारी सियासत यही रही, और मेरा ख्याल है वो यही रहेगी, इसलिए कि उनके पास किसी किस्म का कोई प्लान नहीं है, वो शायद मदद के लिए कहीं और देखते हैं, और उधर भी कोई प्लान नहीं है। नवाज शरीफ को गिराना मकसूद था, वो गिर गए। अब सवाल ये है कि बड़ा टेस्ट उनके लिए ये होगा कि अगर पॉलिसीज जारी रहती हैं तो फिर ये देखना होगा कि नवाज शरीफ, जिन पे ये इल्जाम था कि शायद वो जो है वो जानबूझ के एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने सींग फंसाते हैं, क्या PMLN जो है वो इतनी मैच्योर हो गई है कि एज ए पार्टी वो तमाम पॉलिसीज आगे लेके चले, जिसके अंदर जो भी उनका नजरिया है, जो मंशूर है, वो जो है उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए चैलेंज है, क्योंकि वो बड़ा हो गया है मजीद अपोजिशन के लिए, और अपोजिशन यहाँ देखें, अपोजिशन बुरी तरह टूटी है। पीपल्स पार्टी एक तरफ खड़ी है, MQM जो है वो जाके PMLN के साथ बैठी है। तो इमरान खान जो है, किसी जमाने में जब वो कहते थे कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं असगर खान जैसा हूं,
तो वो शायद सोलो फ्लाइट में बिलीव करते हैं, वो अकेले उड़ने की सलाहियत रखते हैं शायद, और वो मुझे लगता है कि उनके लिए ये जो अगला सफर है वो मजीद मुश्किल ही होगा। आपको लगता है कि उनका सफर मुश्किल होगा? रईस साहब, आप इससे अग्री करेंगे कि अगला सफर उनके लिए मुश्किल होगा, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए क्या आप समझते हैं सही तर्ज सियासत होना चाहिए फॉर देम टू कंप्लीट द टेन्योर, क्योंकि ये उनके लिए हमेशा रहा है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ लॉगर हेड्स ही रहे हैं? देखिए, आपने अच्छा सवाल किया, और एक जो बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि अगर हमारे हुक्मरान तबके और हमारी सियासी जमातें और उनके रहनुमा गंदी सियासत करेंगे, उसके असरात मुआशरे पे पड़ेंगे। मैं भी मुतासर हूँगा, लोधी साहब भी होंगे, आप भी होंगे, सब मुआशरे में मुतासर होते हैं। और आजकल हो रही है, आप देखिए कैसी कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। इसी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ कि किस तरह से लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है और उनकी तजलील की जा रही है कि किस तरीके, ये भी तजलील है कि आप ये कहें तो हम आपको उसके लिए जगह देंगे। ये खरीदने और बिकने का जो अमल है और सियासी जमातों को तोड़ने का जो अमल है, उसने पाकिस्तान की पार्लिमानी जमहूरियत को माजी में बहुत कमज़ोर किया है। अगर पार्लिमानी जमहूरियत मजबूत है तो मुल्क मजबूत है, विफाक मजबूत है, इकाइयाँ मजबूत हैं और हमारे हकूक महफूज हैं। तो ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं, ये एक तनाव, कशीदगी और इसकी सियासत है। लेकिन उसके साथ साथ दो बातें हैं। आपके दूसरे सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ मैं आता हूँ, वो ये है कि एक तरफ से तहरीक इंसाफ करप्शन के खिलाफ और रिवायती सियासी जमातों के खिलाफ एक तहरीक चलाए हुए है। उस तहरीक को मेरे नज़दीक पजीराई सारे मुल्क में मिली है, खुसूसी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में, जहाँ पे कि PMLN और तहरीक इंसाफ का मुकाबला होगा। अभी यह देखना है कि किसका पलड़ा भारी है, लेकिन यह तहरीक अवामी सतह पे चल रही है। जिस तरह उनके जलसों में लोग आते हैं, वो किराए के लोग नहीं हैं, वो अपने जज्बे से आते हैं, नौजवान लोग हैं। जो नौजवान तबका है पाकिस्तान का, ना वो जरदारी के साथ है, ना नवाज शरीफ के साथ है, ना वो असफंदियार वली के साथ है, ना मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ है। वो तब्दीली चाहते हैं। लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी कारकर्दगी बेहतर करने की कोशिश की है, और वो ये समझते हैं कि अगर उन्होंने इक़्तिदार में रहना है तो कुछ करके दिखाना है, और कुछ करने के लिए उन्होंने जो मंसूबे बनाए हैं वो इतना छोटे मंसूबे नहीं है, और ये भी नहीं है कि सब में फ्रॉड हो रहा है या फ्रॉड हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो तब्दीली आई है इस वक्त, खाकान अब्बासी की रफ्तार कहीं ज्यादा तेज होगी। जिस तरह आपने इशारा किया कि गवर्नेंस में वो ज्यादा मौसर साबित होंगे, तो ये चीज डिटरमिन करेगी कि काबिल एतमाद और काबिल एतबार तहरीक इंसाफ की तारीख है या मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी है। ये अगले 10 महीने में फैसला होगा। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ। जब ब्रेक से वापस आएंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी हालात के हवाले से हमने पहले भी नशिस्त की थी, जिस वक्त पनामा की हेयरिंग हो रही थी, और उस वक्त भी मीर साहब ने काफ़ी अपने जो ख्यालात हैं उनका इजहार किया था। आजकल बहुत कुछ कहा जा रहा है, कल राना सलाहुल्लाह साहब का भी बयान आया था, शहबाज शरीफ साहब के लिए भी बहुत कुछ कहा जा रहा है। व्हेन वी कम बैक वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस, व्हाट इज द न्यू न्यूज़। वेलकम बैक। रसूल बख्श रईस साहब, आमिर गौरी साहब और सजाद मीर साहब से आज हम तज्जिया करवा रहे हैं कि क्या सियासत रहेगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज किस तरह की तर्ज हुकूमत में रहेगी, अपोजिशन जमातें क्या खामोश रहेंगी या कुछ नया भी सामने आ सकता है। मीर साहब, आपसे शरीफ खानदान के हवाले से हम बात कर रहे थे। आजकल ये बातें बहुत हो रही हैं। कल राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब से उनका पर्सनल मशवरा ये है कि इस वक्त उनको वजारत आला जो है वो नहीं छोड़नी चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर के लिए 2018 के जब इंतखाबात हों उस वक्त वो पार्टिसिपेट करें, बट नॉट राइट नाउ। फिर आज कुछ मुख्तलिफ ज़राए से भी और ख़बरें आ रही थी, बाज़ हल्के भी ये कह रहे थे कि ख़ुद शहबाज शरीफ साहब जो है वो चाहते हैं कि हमजा शहबाज बने, लेकिन शायद नवाज शरीफ साहब ये नहीं चाहते। वो अभी भी चाहते हैं, जैसे नईमुल हक साहब ने भी कहा, कि मरियम नवाज किसी तरह से आ जाएं उस पोजीशन पे। क्या खबरें हैं आपकी इस हवाले से? असल में ये ख़ानदानों के अंदर झगड़े तो होते हैं जी, पार्टी के अंदर भी झगड़े होते हैं। दुनिया भर की जो पार्लिमानी पार्टियां होती हैं, सियासी जमातें होती हैं, उनमें मुख्तलिफ दड़े होते हैं, इख्तलाफात होते हैं, लेकिन आखिर में सॉर्ट आउट हो जाते हैं। यकीनी तौर पर मसला ये है कि अगर शहबाज शरीफ सेंटर में चले जाते हैं
तो इसका एक फ़ायदा तो ये होगा कि पार्टी को इंटैक्ट रखने में ज़्यादा आसानी होगी। एक कंटिन्यूएशन गिनी जाती है कि नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ गोया उनके जानशीन के तौर पर आगे आएंगे और आगे बढ़ेंगे, लेकिन ज़ाहिर है कि दो ख़ानदान है, इनका जानशीन फिर कौन होगा? उसमें एक तरह का, जब राना सनाउल्लाह कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर मुझे आप नहीं, यानी कहते नहीं हैं, मतलब उनका ये कि अगर आप मुझे नहीं बना रहे और मेरी जगह हमजा को बना रहे हैं तो मेरी सारी कुर्बानियां तो रह गई ना। तो ये बहुत से मसाइल हैं जो पैदा हो सकते हैं। इसके लिए एक राय ये भी है कि शहबाज शरीफ साहब इतना अरसा सूबे का किलाई संभाले रखें और वफाक में नवाज शरीफ की निगरानी में, अगर अब्बासी साहब भी कर सकते हैं या कोई और भी कर सकता है, खाकान अब्बासी कर लें या कोई भी कर लें, उनको इस तरह चलाया जाए। ये एक थिंकिंग है। अच्छा। उसमें ये भी, लेकिन उस थिंकिंग में ये आता है कि चौधरी निसार कहाँ एडजस्ट होंगे। अब आज ख्याल था कि उन्होंने कहा कि मैं शामिल ही होगा, अब कोशिश ये की जा रही है कि वो वजारत खारजा का अहदा जो उनको ख्याल था एक ज़माने में उन्होंने मांगा भी था, वो उनको दे दिया जाए। फिर वज़ीर ख़जाना भी तैयार नहीं हो रहे इसाक डार, वो कहते हैं अगर ये नहीं जाएगा तो मैं भी गोया सीनियर हूँ, मैं भी शहबाज शरीफ के आने का इंतज़ार करूँ। तो उसमें तासुर पैदा हो रहा है कि ये कोशिश की जाए कि जो हमारे वो हैं यानी उनकी जगह पर सरताज अजीज को, क्योंकि वजीर खजाना रह चुके हैं, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी जाए। तो ये उबूरी काबीना होगी अभी, और उसके बाद अगर शहबाज शरीफ साहब बन जाते हैं, वजारत उज़्मा उनके पास जाता है, तो फिर एक और काबीना आएगी। हाँ, मेरे ख्याल में कोशिश ये की जा रही कि ऐसी काबीना बनाई जाए कि जब शहबाज शरीफ आए तो उसमें बहुत ज्यादा तब्दीली ना करना पड़े। लेकिन शायद तब्दीली, देखिए ना, इसाक डार का और चौधरी निसार का ये है कि वो इतने ही सीनियर हैं, शायद ज्यादा सीनियर हैं जितने खाकान अब्बासी हैं। खाकान अब्बासी से दोनों सीनियर हैं। अच्छा, वो उनकी वजारत उज़्मा में उनके कोई पोस्ट कबूल करना जो है शायद उनके लिए एक्सेप्टेबल ना हो। तो इस सारी चीज़ को सॉर्ट आउट करना ही लीडरशिप का काम है। और मेरे ख्याल में नवाज शरीफ और सब मिलकर इस मसले को हल कर लेंगे और कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। पार्टियों में इस तरह का हुआ ही करता है, इस तरह के इख्तलाफात भी होते हैं, जमहूरियत में ये सब चलता है। असल चीज़ जो है वो ये है कि पार्टी इंटैक्ट है और पार्टी जो है यकसुई के साथ आने वाले इलेक्शनों में हिस्सा ले। और अब सबसे बड़ा मुश्किल मरहला जो इमरान खान के लिए है कि एतराज़ात उसमें उठना शुरू हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, ज़ाती करैक्टर पे आ रहा है, ज़ाती करैक्टर पे आएगा तो और बहुत कुछ आएगा। अच्छा, इसके जवाब में जो रेटरिक इस्तेमाल किया जाता है, पहले तो चलो फवाद चौधरी चल जाता था, अब नहीं चलेगा। लोग कहेंगे भाई आप क्या टारगेट कर रहे हैं, यही काम आ रहा है कि आपको, अब आपको इलेक्शनरिंग की तर्ज पर अपनी कैंपेन को बिल्ड करना पड़ेगा। अब आपका टारगेट कोई शख्स नहीं है और जमात में से वो शख्स निकाल के उन्होंने अलग रख दिया है लीडरशिप के तौर पर। अब अगर पार्टी को हिट करते हैं मुस्लिम लीग नून को, तो किस बात पे हिट करेंगे? अच्छा, ये बहुत आपने इंपॉर्टेंट बात कही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है और मैं चाहूंगी कि गौरी साहब भी इसमें जरूर पिच इन करें कि देखिए फोकस रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शुरू दिन से कि पहले इलेक्शन के अंदर धांधली हुई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पर फोकस रहा। अब फाइनली उन्होंने अपनी जीत भी सेलिब्रेट कर ली है कि यू नो दे गॉट व्हाट दे वांटेड टू, और वजीर आजम को हटाना बहुत बड़ी बात थी और वो उनको डिसमिस भी हो चुके हैं वो। अब जो बकिया टेन्योर रहता है 2018 के इलेक्शन से, अगर वक्त पर होते हैं इलेक्शन, क्या फोकस रहना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? नादिया, देखिए, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स की ब्यूटी ये होती है कि आप बेशक क्लेम करते रहें कि आप पाकिस्तान के लीडर हैं, लेकिन एसेंशियली आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लीडर होते हैं जहां से आपने वोट लिए होते हैं। और मेरा ख्याल है कि जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म मेरी नज़र में है पीटीआई पे कि इनकी लीडरशिप को, मुझे नहीं याद कि कभी मैंने देखा हो कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जहां जहां से ये जीते हैं वहां गए हों, उनसे पूछा हो कि आपके यहाँ बिजली, पानी, गैस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स ये हैं या नहीं, इनकी कोई ज़रूरत है या नहीं। इमरान खान बनी गाला में रहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि रावलपिंडी नहीं गए, कभी हमने देखा नहीं टेलीविजन के ऊपर उनको। उसी तरह जहांगीर तरीन और बाकी लोग, लाल हवेली में शेख रशीद साहब रहते हैं चूंकि वो अपने हल्के में रहते हैं। तो इनके लिए जो चैलेंज है वो इसलिए बड़ा है कि अभी तक जो इंडिकेशंस हैं वो इस तरह लगती हैं कि पीटीआई जो है इट रिमेन्स लार्जली ए सिटी बेस्ड पार्टी। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा रूरल मुल्क है अभी तक। वहाँ तक इनकी कोई प्रेजेंस बलोचिस्तान में है या नहीं है, इंटीरियर सिंध में है या नहीं है, जो आप ये समझिए जो रूरल पंजाब है उसमें है या नहीं है, कौन लोग हैं जो इनको वहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस वजह से ये जो हल्का है जिसमें 272 सीटें जो हैं वो आपने लड़ के जीतनी होती हैं। पिछली दफ़ा भी हमने देखा था 28 सीटें उन्होंने जीती थी, 33 इसलिए बनी कि उनको जो है रिजर्व सीट्स भी मिली हुई हैं। मुझे लगता है कि तमाम लोग जो हैं, चूंकि इनका फोकस इंतहाई नैरो रहा है कि हमने इस नवाज शरीफ की हुकूमत में से नवाज शरीफ को माइनस करना है और उसमें उनको डेफिनेटली कामयाबी हुई है, उस कामयाबी को सेलिब्रेट तो कर सकते हैं, लेकिन शायद जो है इसको जाके ये हल्कों के अंदर जाके इसको कैश ना करवा सकें। ये मेरा ख्याल है। अर्ली डेज हैं, 10 महीने में पता नहीं क्या बनता है, लेकिन
मेरे लिए जो बड़ा चैलेंज है वो देखना पड़ेगा कि वो तमाम चीजें जो सो कॉल्ड एस्टेब्लिशमेंट कोशिश करती रही है कि हाउस ऑफ शरीफ में दरार डाली जाए, तो क्या ये जो पावर पॉलिटिक्स है, अगर 10 महीने तक शायद खाकान अब्बासी रहते हैं और नवाज शरीफ पंजाब को चलाते हैं और अपनी जो सारी, इसका मतलब है कि नवाज शरीफ जो है एसेंशियली वो गवर्नमेंट को चला रहे होंगे। लेकिन थोड़ी सी जो अच्छी इंडिकेशंस हैं वो ये भी हैं कि शायद खाकान अब्बासी ने वो उन चीज़ों का जिक्र किया अपनी तकरीर में जो नवाज शरीफ पे अब इल्ज़ाम था कि वो नहीं करते, वो आवाम की बात नहीं करते, एजुकेशन की बात, हॉस्पिटल की बात। लेकिन शायद बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि ये मामला जो हैं ये अब सूबों तक चले गए हैं और सूबे जो हैं उनके जिम्मे है ये सारा काम, अपने अपने लोगों के लिए काम करना। सेंटर के पास जो पावर्स हैं वो और तरह की हैं। तो उस सूरत में जब ये हुकूमत चलती है तो दूसरी तरफ जो ऑपोजिशन है, मुझे लगता है कि शायद इनका जो है केपी के अंदर जो इनके ऊपर क्रिटिसिज्म आ रहा है और वहां जो पॉलिटिक्स है जो टूट फूट का शिकार है, इनकी अपनी पार्टी के अंदर क्रिटिसिज्म है एक दूसरे पे, तो चैलेंज जो है, इसलिए मैं कह रहा था कि इमरान खान के लिए बड़ा है और उनके आसपास के जो साथी हैं वो इमरान खान को ये बताने की मुझे लगता है सलाहियत नहीं रखते कि हमें पार्टी के तौर पे किस तरह ग्रो करना है। वो सिर्फ ये कहते हैं कि कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलना है, वो तमाम लोग जो हैं वो खड़े हो जाते हैं, कैमरास आ जाते हैं, ये तमाम लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वापस चले जाते हैं। आई थिंक पाकिस्तान जो है इट इज हेडिंग फॉर डिफिकल्ट टाइम्स, इसलिए कि उसके जो रीजन की पॉलिटिक्स है वो चेंज हो रही है और उसमें अगर नजर आएगा हमें कि इस्लामाबाद जो है वो इतना केओटिक है तो उसमें पाकिस्तान के चैलेंजेस बढ़ेंगे। लेकिन इन पार्टीज जो हैं इनके अंदर मुझे इस तरह नहीं लगता कि पार्टी, अभी देखिए ना कल 221 वोट पड़े हैं उनको 33 के 33 वोट, ये मतलब कोई रेवोल्यूशन ही आ सकता है और नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में लेकिन ये तो रेवोल्यूशन आना उनकी मुश्किल है। अपनी गलती से है ना, क्योंकि अगर आप ऑपोजिशन को अब आप एक जगह बैठ करके फील कर देंगे कैंडिडेट एंड यू नॉट गोइंग टू टेक द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ऑन बोर्ड, तो फिर इस तरह की चीजें तो होंगी। फिर बाद में अगर आप शाह महमूद को भी भेज देंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। होंगी कि चूंकि इनकी पार्टी ज्यादातर सोशल मीडिया की पार्टी है, उसी पे गाली गलौज होती है, उसी में एक दूसरे की तारीफ होती है, तो वहां तो इंडिकेशन ये है कि आने वाले दिनों में शायद हज के बाद फौजिया कसूरी जब वापस आए तो वो हो सकता है पार्टी छोड़ दें, किसी और पार्टी में चली जाएं। जो इनके कजन थे और मतलब पीछे बैठ के बहुत सारी पॉलिसी चलाते थे, सैफ न्याजी, उनके बारे में ट्विटर के ऊपर इन्हीं का ब्रिगेड जो है वो लिख रहा है कि वो नाराज है, नजर नहीं आते। तो जो कोर पार्टी है अगर उसमें दराड़े हैं और उनकी मतलब आयशा गुललई को जो मर्जी कह दें, वो बहरहाल शी रिमेन्स अभी भी मेंबर ऑफ द असेंबली और उन्होंने जो इल्जामात लगाए हैं अगर उनकी तहकीकात ना हुई तो जिस तरह पहले मीर साहब कह रहे थे, इमरान खान के दरवाजे पे बहुत सारा जो है गंद लोग फेंक के जाएंगे, इस वजह से कि वो हर एक के साथ जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोगों की जबान नहीं है। वो पाकिस्तान में, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान कल ऐसा पाकिस्तान है जिसके अंदर आप लोगों को गालियां दे के बात करें, लेकिन अगर वो इस तरह की बात करेंगे तो पुराना एक डिक्टम है कि इफ यू लिव बाय द सोर्ड यू डाई बाय द सोर्ड। अच्छा, रसूल बख्श रईस साहब, क्योंकि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे गौरी साहब कहते हैं कि उनके ऊपर बर्डन इस वक्त ज़्यादा है, और मीर साहब ने भी कहा कि उनको जो है अब इलेक्शन की सियासत में इलेक्शनियरिंग टाइप चीज़ में जाना होगा, ना कि क्योंकि अब जो उनको हासिल करना था वो उन्होंने कर दिया है। 33 वोट्स का जिक्र कर रहे हैं गौरी साहब, बट ये तो हमने हमेशा देखा है ना कि इलेक्शन से पहले इलेक्टेबल्स को अपने साथ कर लेना, और अभी भी मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ को ये बहुत ब्लेम किया जा रहा है कि आप किन किन लोगों को अपने साथ कर रहे हैं। और शायद क्योंकि आप कहते हैं और आपका अपना तज्जिया भी है कि सारी यूथ जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं है, यानी उनकी जमात के साथ नहीं है, पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है, वो तब्दीली चाहते हैं, तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। तो क्या फ्यूचर उनका ब्राइट है? जो रेवोल्यूशन का जिक्र गौरी साहब ने किया वो आ जाएगा किसी तरह, आप समझते हैं? मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान की तारीख में 3 सियासी जमातें बनी हैं। एक मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम कौमियत, जो हिंदुस्तान के मुसलमान थे, उसके नाम पे एक पाकिस्तान का तस्वुर, एक पाकिस्तान का खाका लेके चले और लोग जज्बाती तौर पर हिंदुस्तान के हर कोने में उनके साथ हो गए। दूसरी जो जमात बनी थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी थी, लेकिन जो बनाने वाला था वो 9 साल एक मिलिट्री डिक्टेटर के पास रहा था, उनके साए में पला था, बड़ा था, और उस ख़ानदान का एक सियासी पस मंज़र भी था, लेकिन वो एक कैरिज्मेटिक और एक वलवला दिया, लोगों को इज्जत दी। ये तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की तीसरी सियासी जमात बनी है कि पिछले इलेक्शंस में उन्होंने सीटें नहीं जीती। जो कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स है उसके डायनामिक्स ज़रा मुख्तलिफ हैं, लेकिन जो पॉपुलर वोट परसेंटेज है उसके लिहाज से दूसरी बड़ी सियासी जमात है। ये बहुत बड़ी तब्दीली का पेश ख़ैमा है कि हम ये पेशीन गोइयाँ मैं नहीं करना चाहता
कि कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी नहीं जीतेगी। मेरा अपना ख्याल ये है कि जो पाकिस्तान में समाजी इक़्तिसादी तब्दीलियां आई हैं, उनके कुछ सियासी नतायज निकलेंगे और वो निकल रहे हैं। आज जिस तरह मीडिया आज़ाद है, एक बहुत बड़ी मिडिल क्लास पाकिस्तान में मौजूद है, अर्बनाइजेशन पाकिस्तान में बड़ी है। पाकिस्तान, मैं आमिर लोधी से माजरत के साथ इख्तलाफ करूंगा कि पाकिस्तान रूरल मुल्क नहीं रहा। जो अर्बनाइजेशन के जो क्लस्टर बने हैं पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, उनकी मिसाल नहीं मिलती साउथ एशिया में। ये जनूबी एशिया में मोस्ट अर्बनाइजिंग कंट्री है और डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी। तो उसके क्या और लोग कहाँ से, मज़ाफ़ात से लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं, कच्ची आबादियाँ बढ़ रही हैं, अब जो भी उनके बारे में कहें। तो ये जो तब्दीलियाँ हैं, ये रिवायती सियासी जमातों के हक़ में नहीं है। ये ना तो नवाज शरीफ के हक़ में है और ना जरदारी साहब के हक़ में। नवाज शरीफ और जरदारी साहब कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स के भी डायनामिक्स तब्दील हो गए हैं कि भुट्टो साहब एक एक ज़िले में जाया करते थे, जलसे करते थे और अगले दिन खबर भी नहीं लगती थी। आज इमरान खान जब बात करते हैं तो सारा पाकिस्तान देख रहा होता है। जो मोबिलाइजेशन के जो टूल्स हैं, सोशल मीडिया है, टेलीविज़न है, चैनल्स हैं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन में है, तो ये इनके क्या नतीजा निकलेगा। मेरा ख्याल ये है कि जो तब्दीली का नारा जिसका काबिल एतबार होगा वो अगला इलेक्शन जीत जाएगा। इसका मतलब यह है कि आने वाले इलेक्शन में रईस साहब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज होंगी आफ्टर द रिजल्ट्स कम इन, जिसमें आपने जैसे कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंसी की सियासत कितनी है वो भी पता चल जाएगा, हाउ अर्बनाइज सेंटर्स रिस्पॉन्ड एंड व्हाट इज़ पॉपुलर वोट, ये भी सब कुछ सामने आएगा। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे आज रज़ा रब्बानी साहब ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की और शायद ये बहुत सारे हल्के कहते आए हैं कि ये जो फैसला हुआ है किसी को अच्छा लगा होगा, किसी को बुरा लगा होगा, लेकिन बहरहाल इस फैसले के दूरस नताइज ज़रूर होंगे। क्या इंडिया यही दे रहे थे रज़ा रब्बानी साहब? वी टेक अ ब्रेक, व्हेन वी कम बैक वी डिस्कस दिस। वेलकम बैक प्रोग्राम के अपने इस आखिरी हिस्से में, क्योंकि सियासत चलती रहेगी, आने वाले दिनों में बहुत कुछ होगा। जाहिर है सियासी मंजरनामे पर ये इतना आसान सफ़र नहीं जो बकिया बाकी है, और इसी पर आज तज्जिया भी करवा रहे हैं अपने मोहतरम मेहमानों से, रसूल बख्श रईस साहब से, आमिर गौरी से और सज्जाद मीर साहब से। मीर साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज रज़ा रब्बानी साहब ने भी बड़ी वही बात की कि पार्लियामेंट जो है वो एक ऐसा इदारा, एक कमज़ोर इदारा बन चुका है कि जिसे जब चाहे कोई भी एक अंडरमाइन कर सकता है। 58(2) भी हटाई जा चुकी है, लेकिन फिर जिस तरह से अब ये पूरा फैसला हुआ, ये एक ऐसे जैसे कोई नया तरीका एक कार निकाल लिया गया हो। आई एम नॉट कोटिंग अनकोटिंग हिज एग्जैक्ट वर्ड, बट दिस इज व्हाट ही एग्जैक्टली मेंट। सो ये वही वाली बात है जो आप पहले भी कर रहे थे कि ये दूरस नताइज, और जैसे बहुत से लोग कर रहे हैं कि अब सबको समझ में आएगा कि पार्लियामेंट एट द एंड ऑफ द डे, इफ यू स्टेप बैक एंड लुक, ऐसा लगा जैसे शायद उसका काम सिर्फ कायदे ऐवान मुंतखब करना है। आप अगर ये सवाल मुझसे ना भी पूछते तो शायद मैं इसकी तरफ इशारा करता। मैं सोच ही रहा था, आज मैंने कॉलम भी इसी रेफरेंस के साथ लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने ख़ास तौर पर आज ये कहा है कि अदलिया एग्जेक्टिव पर हावी होने की कोशिश करती है, अदलिया पार्लियामेंट पर हावी होने की कोशिश करती है, और तमाम अदारों को अपनी हदूद के अंदर रहकर आइन के मुताबिक काम करना चाहिए। रज़ा रब्बानी ख़ास तौर पर आइन की सुप्रीमेसी के बहुत कायल हैं, और ज़ाहिर है कि पार्लियामेंट को वो प्रोटेक्ट करते हैं, उसके राइट्स भी। जमहूरियत में सब अदारे अगर अपने अपनी हदूद के अंदर रह के काम करेंगे तो एक डिफरेंट सूरत पैदा होगी। इस वक्त तासुर ये पैदा हो गया है या हो रहा है, मैं नहीं कहता दुरुस्त है, कि नवाज शरीफ को रुखसत किया गया है अदालत के ज़रिए। किसने किया ये मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन अदालत के ज़रिए रुखसत किया गया है, तय कर लिया गया था कि उन्हें जाना है और उनको रुखसत कर दिया गया है। अच्छा, ये तासुर वो बड़े उन्होंने मुहज़्ज़ब अंदाज में कहा है कि हमें अगर इस मुल्क में जमहूरियत को आगे चलना है तो तमाम अदारों को अपनी हदूद के अंदर रह के काम करना चाहिए। पार्लियामेंट का यह हाल है कि मार्शल लॉ की ज़द में ले आते हैं, कभी किसी चीज़ की ज़द में ले आते हैं। पार्लियामेंट को भी मजबूत, देखिए लॉ गिवर तो वो हैं, बाकी तो लॉ इंटरप्रेटर हैं या उन पर अमल करने वाले अदारे हैं। ये सारी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन देखिए इस पूरी सूरत हाल की वजह से जो इस वक्त मुल्क में हमारे यहाँ चल रही है, उसकी वजह से एक बुनियादी सवाल पैदा हुआ है। मैं पहले दिन से ही शायद आपकी के प्रोग्राम में ये कहा था कि ये कहने को तो आसान है कि आपने अदालत के ज़रिए एक बंदे को रुखसत कर दिया है,
लेकिन मुस्तकबिल में ये फैसला करना कि अदालत के ज़रिए आप मुल्क के वज़ीर आज़म को इस तरह रुखसत कर सकते हैं कि दुरुस्त तरीका होगा कि नहीं होगा। अमेरिका में तो ये अदालतों को ये भी कहा जाता है कि थर्ड हाउस है, सेनेट के बाद, कांग्रेस का सेनेट के बाद थर्ड हाउस है, ये भी कहा जाता है। हमारे यहाँ भी कुछ लोगों को इसका शौक सवार होता है, ख़ासतौर पर नज़रियाती लोगों को जो चाहते हैं कि कोई कानून भी जो है मसलन इस्लाम के खिलाफ ना बने, वो कहते हैं ये आखिरी फैसला फिर अदालतों से होना चाहिए। जहाँ कभी कभी ये जो आपने तजावुज की बात की, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि देखें जुडिशरी का काम तो आइन को एज अ कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट द सेम टाइम इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर है, लेकिन पार्लियामेंट की मजबूती भी तो इन्हीं पार्लियामेंटेरियंस के हाथों में थी। और माजरत के साथ इन्होंने कितना मजबूत किया है कितना नहीं, आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, मुझसे ज़्यादा जानते हैं। देखें ना, ये आप ठीक कह रहे हैं। हो सकता है कल ये सवाल पूछे कि अदलिया की अजमत और उस सुप्रीमेसी भी जो थी वो जजों के हाथ में थी, उन्होंने कितना इसका ख्याल रखा, इस फैसले ने मजबूत किया या कमज़ोर किया। कल कोई ये भी सवाल भी कर सकता है। हर जो फैसला है, चाहे पार्लियामेंट का हो, चाहे अदलिया का हो, चाहे फौज का हो, चाहे किसी और का हो, उसके हवाले से दोनों तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है। हमें ये देखना चाहिए कि हम नेक नियति के साथ जो जमहूरियत की रूह है, पार्लियामानी जमहूरियत, जिसे खासतौर पर रसूल बख्श रईस साहब फरमा रहे हैं और बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, उसकी रूह के मुताबिक हम कितना चलते हैं। अगर आज ही कोई उठकर हमारे मेंबरों की खरीदो फरोख्त शुरू कर देता है, जैसे मंजूर वट्टू का हुआ था कि उधर गुलाम उसाक खान ने असेंबली तोड़ी, कोर्ट ने बहाल की, और इधर पंजाब की जो वजारत थी वो हाथ से निकल गई नवाज शरीफ के, क्योंकि मंजूर वट्टू साहब आगे थे, सारे मेंबर उनके साथ मिल गए थे। अगर कोई इस तरह का खेल होता है तो फिर मैं समझिए कि जमहूरियत का तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। अच्छा, तो हमें अदारों को मजबूत करने के लिए सबको अपनी अपनी हदूद के अंदर रहकर, सब हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ काम करते हैं अंदर, लेकिन अपनी हदूद के अंदर रहकर, आइन की हदूद के अंदर रहकर काम करना चाहिए। इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। अच्छा रईस साहब, इसमें कुछ ऐड भी करना चाह रहे हैं, बिकॉज हमारे मुल्क में ये कहा जाता है ना कि डेमोक्रेसी को इतना टाइम नहीं मिला जमहूरियत को, कि तभी वो इतना भी परवान नहीं चढ़ी और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सीखेगी। बट सियासतदानों का ये जो, जैसे आपने अभी जिक्र भी किया, चले एक पार्टी से दूसरे पार्टी की शमूलियत तो एक बड़ी आम सी बात हो गई है, लेकिन इन बीच में जो ये टूट फूट है और जो कहते हैं कि ये किसी द स्ट्रिंग्स आर बीइंग पुल्ड फ्रॉम समवेयर एल्स रईस साहब, और ये सियासतदान जो हैं बेसिकली कठपुतली हैं और ये खुद सारी सियासत को, पार्लिमानी निज़ाम को खुद ख़राब करते हैं और करते आए हैं, क्या ऐड करेंगे आप इसमें? जी देखिए, ये जो हमारा हुक्मरान तबका है जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के मेंबर बनते रहे हैं माजी में भी, ये ख़ानदान है, सियासी ख़ानदान है, और इनकी सियासी ख़ानदानियत कॉलोनियल टाइम्स तक जाती है। तो ये हमारे ऊपर छाए हुए हैं, इनके कोई असूल नहीं। कि आप ये देखें कि मुस्लिम लीग नून ने 1997 के इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत हासिल की, और ये बहुत बड़ी कामयाबी थी, इसलिए कि अगर पार्लिमानी जमहूरियत को मजबूत करना है तो जो पार्टी डिसिप्लिन है उसको मजबूत करना होगा, उसके बगैर पार्लिमानी जमहूरियत नहीं चल सकती। लेकिन हमने देखा कि जब एक माजूल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ परवेज़ मुशर्रफ ने हुकूमत और मुल्क के ऊपर कब्ज़ा किया और उस कब्ज़े के बाद एक ख़रीदो फ़रोख्त का बाज़ार सजाया, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा टूट के चला गया परवेज़ मुशर्रफ के साथ। वो आज भी कहते हैं हमें बुलाएं, हम हाजिर हैं। अगर इस किस्म के लोग पार्लिमान की जीनत बनते हैं, कुर्सियों पर बैठते हैं और अवामी मैंडेट का दावा करते हैं, तो फिर पाकिस्तानी पार्लिमानी जमहूरियत का किरदार वही होगा जो माजी में रहा है। सही। अब मैं समझता हूं कि तब्दील होना चाहिए कि जिस तरह 3-4 अवामिल की मैंने बात की है, वो अपना असर डालेंगे, क्योंकि ये किरदार इतना घनौने हो चुके हैं और हमें इतना आज़ादी मिली है कि हम उनको कहते हैं घनौने किरदार हैं। मैंने नाम नहीं लेना चाहता उनका, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं तो क्यों लीग की बात कर रहा हूं। अच्छा, तो क्यों लीग कहां पे है, वो कहां पे अक्सरियत और कहां पे 2 निशस्तें। तो ये जो इस किस्म के जो इकदामात माजी में हमारे हुक्मरान करते रहे हैं और कराते रहे हैं, वो खुद भी टूट फूट का शिकार हुए हैं और मुल्क को ना
नाकाबिल तलाफी नुकसान भी पहुंचा है। जब हम इनका छोटा सा मैं इसमें इजाफा करना चाहूंगा नादिया, अगर आप कम से कम इजाजत दें तो। जी, वक्त में मेरे पास सिर्फ 2 मिनट रहते, मैं चाहूंगी पहले आमिर गौरी साहब भी इसमें जरा ऐड कर दें। आप आमिर साहब की तरफ जाएं। जी, आमिर गौरी साहब, क्या आप भी वही तब, बिकॉज ही डज नॉट मीन, आई मे बी टोटली रॉन्ग अगर मैं कहूं कि रईस साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज द अल्टीमेट पार्टी और वो सब कुछ सही कर देगी, बट व्हाट ही मीन्स टू से इज कि शायद अब बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएं, क्योंकि जो तब्दीली का नारा लगा रहे हैं उसमें अभी वो चीजें तो सामने ज़ाहिर है, जब तक कि वो आते नहीं हैं तो समझ में नहीं आएगा कि क्या कुछ वो कर सकते हैं। गो के ऑपोजिशन में रहते हुए बहुत सारी चीज़ अयां हो चुकी हैं और तर्ज सियासत भी समझ में आ रहा है। देखिए, क्विक वर्ड तो इस बात के ऊपर ये है कि जिस तरह रसूल बख्श रईस साहब कह रहे थे, ये क्रेडिट इमरान खान को जाता है कि उसने बहुत बड़ी तादाद में जो नौजवान पाकिस्तानी हैं जो कि वोट देने के काबिल हैं, उनको सियासत में इंटरेस्ट दिलवाया है। लेकिन मुझे ज़्यादा खौफ ये रहता है कि क्योंकि इमरान खान के यहाँ किसी किस्म की पॉलिसी नहीं है, किसी किस्म की कोहेरेंट जो है उनकी पार्टी, उसका एक्शन नज़र नहीं आता। और देखिए, जो ये फैसला जिसने पार्लियामेंट को बाकायदा झंझोड़ा है, उसके अंदर किसी किस्म की लॉ मेकिंग नहीं हुई इन पिछले 4 साल में। नवाज शरीफ साहब इसी वजह से शायद जो हैं, उन्होंने भी पार्लियामेंट को जो है वो उज़्व मुअत्तल की तरह भुला के रखा है। वहाँ लोग कानून साजी करने के लिए नहीं गए, ये सिर्फ कॉस्मेटिक पोस्चरिंग होती रही है। लेकिन मुझे डर ये है कि जब ये इमरान खान अगर फर्ज किया इस इलेक्शन के अंदर भी चैलेंज नहीं बनते, तो ये तमाम वो जो ट्विटर ब्रिगेड है या जो सोशल मीडिया के जरिए उनके पीछे लगने वाले लोग हैं जो उनके जलसे जुलूस में आते हैं, कहीं ये सियासत से मुतनफ़र ना हो जाए। तो ये तो खौफ मुझे बहरहाल रहता है। लेकिन बड़ी बात जो दोबारा से जो रसूल साहब कह रहे थे कि देखिए, पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो किताबी जमहूरियत नहीं है जिसके अंदर जो है मुकन्ना और अदलिया और इंतजामिया होते हैं। हमारे यहाँ अस्करिया जो है वो भी एक बाकायदा एस्टैब्लिश फैक्टर है। मीडिया जो है अभी तक वो सिर्फ इन लोगों की पब्लिक रिलेशनिंग कर रहा है, इन लोगों को मॉनिटर नहीं कर रहा। मीडिया जो है वो सिर्फ इवेंट को रिपोर्ट कर रहा है, जहां कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस है वहां पहुंच जाए। जो क्रिटिकल एनालिसिस है मीडिया का रोल का, वो मुझे इस वक्त कम होता नजर आता है। उस तरह से अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते आपने बड़े पते की बात कही है और इसके ऊपर एक नशिश ज़रूर रखेंगे, क्योंकि मीर साहब के साथ भी हमने कहा था इस पर ज़रूर मीडिया के किरदार के ऊपर तो बहुत बात हुई है, लेकिन इस पर्टिकुलर इवेंट के बाद अब बहुत सारी बातें हैं जो मीडिया के हवाले से, ख़ुद मीडिया में हम काम करने वाले लोग भी कहते हैं कि वी सी सच ए बिग डिवाइड और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बिकॉज मीडिया ज़ाहिर है कि एक वॉच डॉग की तरह होता है, देखता है कि हुकूमत किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से कहाँ ख़राबी है, कहाँ खामी है, हमारा काम है रिपोर्ट करना। लेकिन नैरेटिव्स भी बिल्ड होते हैं, क्या वो सही बिल्ड हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, किस तरह से इम्प्रूवमेंट आ सकती है नहीं। आज के प्रोग्राम का मकसद यही था कि फोकस क्या रहेगा सियासत का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि क्योंकि अभी तक काबीना को हलफ बर्दारी नहीं हुई, आज हो जानी चाहिए थी, इसका मतलब ये है, शायद इंदिया ये है कि अंदर यूनिटी नहीं है। बट जैसे मीर साहब कहते हैं, जमातों में होता है, अग्रीमेंट होगी, डिसएग्रीमेंट होगी, सीनियर कहेंगे हम इस पर नहीं आएंगे, जब अगर शहबाज शरीफ साहब बनेंगे तो शायद हम उस काबीना में आएँ। तो ये सारे मामलात जो हैं ये पार्टी की डेमोक्रेसी का हिस्सा होते हैं या पार्टी सियासत का हिस्सा होते हैं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मेरे मोहतरम मेहमान कहते हैं उनके लिए ज़्यादा मुश्किलात हैं, इसलिए क्योंकि उनको अब प्रूव करके दिखाना है। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है कि फोकस अपना पॉलिटिक्स का एक शख्स पर रखा, एक शख्स की करप्शन पर रखा, उसके जाने पर रखा। अब वो शख्स को डिसमिस हो चुके हैं, तो अब ये देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ए पार्टी उभर के कैसे आती है और बकिया जो टाइम रहता है उसमें आने वाले इलेक्शंस के लिए क्या तैयारी करके दिखाती है। वी मस्ट नॉट फॉरगेट द अदर बिग पार्टीज़, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक हकीकत है और इसी तरह से चाहे वो ANP हो, जमात इस्लामी हो, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हो, ये सब सियासत करते आई हैं। फेयरली न्यू पार्टी फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही रहेगी। देखते हैं आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए टेस्टिंग टाइम्स रहते हैं या एक स्मूथ सेल रहती है। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।